हेलो प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं। और आज की जो सीरीज़ है हमारी, आज की जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ द ग्रीन थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम। तो होता क्या है कि ग्रीन्स थ्योरम एक तरह से मान सकते हैं कि वेक्टर कैलकुलस की बहुत ही फंडामेंटल थ्योरम है। और इनके कुछ स्पेशल केसेस के रूप में हम डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक थ्योरम को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर अब इसमें इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि अगर हम कह दें कि फाई एक्स वाई जेड, मान लीजिए ये है, चलिए दो दो वेरिएबल के लिए एक्स वाई है और ये एक और दूसरा एक्स वाई फंक्शन है। तो ये साई और फाई ये दो एक्स वाई के फंक्शन हैं। इस तरह से फंक्शन है कि हमारा जो फाई है वो वाई के साथ अगर डेरिवेटिव लेते हो या फाई का एक्स के साथ डेरिवेटिव लेते हो तो ये आपका कॉन्टीन्यूअस आता है। ठीक है, ये इनका डेरिवेटिव जो होगा वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन सवाल है कॉन्टीन्यूअस कहाँ होगा, तो हम एक रीजन डिफाइन करते हैं कि एक रीजन है जिसके अंदर ये जो हमारे ये फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं ये कॉन्टीन्यूअस है और ये डिफाइंड है और इनका डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूअस है। अब वो जो रीजन है वो जो है मान लो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में रीजन है और वो सी कर्व के द्वारा घेरा गया है, इंक्लोज्ड बाई रीजन सी। तो आपके पास एक कोई इस तरह से एक कर्व है, आपका ये एक कर्व है, इसके इसके अंदर आपने एक रीजन डिफाइन किया है। तो ये आपका एक रीजन आर है और इसके लिए हमने कुछ फंक्शन डिफाइन किए हैं इस तरह से कि आपके जो फंक्शन हैं इनमें ये जो डेरिवेटिव वाला इशू है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति अगर आपके पास है तो उस स्थिति में आप ग्रीन थ्योरम कहती है कि आप अगर इस क्लोज कर्व पर आप अगर डिफाइन करो तो फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इट इज़ इक्वल टू, अब उस रीजन पर एक्स वाई प्लेन यानी एरिया है उस रीजन पर ये कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा कि डेल साई अपॉन डेल एक्स, मतलब ये इसका साई और इसका एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई बराबर होगा। तो अभी अभी क्या है ना, अभी मतलब इसके जो फिजिकल इम्प्लीकेशंस हैं, इसके जो फिजिकल महत्व है उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हम एक तरह से वेक्टर कैलकुलस की पूरी आइडियोलॉजी को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे है। आपसे सवाल पूछा जाता है इसके एप्लीकेशन के ऊपर। मोस्टली एप्लीकेशन का मतलब ये होता है ना बच्चों की, आपको ये वेरीफाई करने को कहा जाता है किसकी वजह से, इसकी हेल्प से आप उस पूरे किसी प्लेन के लिए कैलकुलेशन करो। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जब हम कैलकुलेशन आपको करके दिखाएंगे तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट से कंक्लूजन भी हैं जिनको यहाँ पर देख लेंगे। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। जस्ट लेट मी राइट। हमें इवेलुएट करना है। तो क्वेश्चन है हमसे कि आपको इवेलुएट करना है। क्या इवेलुएट करना, ये पहले आ चुका क्वेश्चन है। किसी कर्व सी के लिए आपको इवेलुएट करना है 2x क्यूब नो 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको एवेलुएट करना है। और जो कर्व है वो है एक इंक्लोज बाई एक्स एक्सिस एंड अपर हाफ ऑफ अ सर्किल। तो जो रीजन है गिवन क्या है, जो रीजन है ये है एक्स एक्सिस है और अपर हाफ एक्स एक्सिस एंड अपर हाफ ऑफ द सर्किल कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बच्चों हमसे रीजन दे दिया गया। अब ग्रीन थ्योरम के लिए आपको रीजन चाहिए। उस रीजन को घेरा हुआ एक कर्व है तो वो कर्व भी यहाँ पर दिया गया है ये आपका। तो आपके पास ये गिवन है और आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप इसको कंपेयर करो। आप ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको कंपेयर करो। कंपेयर द गिवन कंडीशन है कि हमारे पास एक कर्व सी है, क्लोज कर्व है मान लो, उस पर डू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स ये तो दिया ही गया है।
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं किसी कर्व सी के फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई के। इस तरह से मान लो तो आपके पास क्या होगा, फाई किसके इक्विवेलेंट दिख रहा है, 2x² माइनस वाई स्क्वायर के, और जो साई है वो किसके इक्विवेलेंट दिख रहा है, x² प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, सो बाय ग्रीन थ्योरम, अब हमारी ग्रीन थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। सो बाय ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप उस रीजन की बात करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा कि डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई वाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, यानी कि आप लिख रहे हो उस पूरे रीजन पर, आपको पूरे रीजन पर क्या लिखना है, डेल ऑफ डेल एक्स, यहाँ पर साई कितना है, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल वाई, फाई कितना है, 2x² माइनस वाई स्क्वायर, और ये हम पूरा dx dy के अंतर्गत कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये डिफ्रेंशिएशंस जो हैं ये हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन x के साथ करना, इसका डिफ्रेंशिएशन y के साथ करना है। तो चलिए r रीजन पर हम ये कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक है, और यहाँ y करोगे तो -2y, और ये माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 2y, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा dx dy। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 टाइम आपका जो रीजन है वो है, और x प्लस y dx dy। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहाँ के बाद से जो होगा वो थोड़ा सा समझने वाला विषय होगा, कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। देखो, सवाल के अंदर हमें जो कहा गया है वो ये है कि हमारे पास x एक्सिस है और x एक्सिस के ऊपर हमारा सेमी सर्किल है। तो सेमी सर्किल की रेडियस कितनी गई, देखो सवाल हमारा इक्वेशन है x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब है कि आप किसी समय अगर ये बना रहे हो तो ये हो जाएगा a, और इस तरह से होगा कि जो a स्क्वायर होगा ये x² वाई स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो x की वैल्यू होगी, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो y की वैल्यू होगी, तो a² x² प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सही लग रहा है। तो ये a इसका रेडियस होने वाला है। अब होगा क्या, यहाँ पर इस केस में आप पोलर कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करो। पोलर कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करोगे तो यहाँ से आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर मिल जाएगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, एक तो रेडियल कोऑर्डिनेट होता है, तो एक रेडियल मानो r जो कि 0 से लेकर के a तक वेरी कर रहा है, और थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जो कि सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल का मतलब आधा सर्किल, आधा सर्किल मतलब 0 से लेकर के पाई तक। तो आप अब इसको क्या करने वाले हो, अब आप इसको कन्वर्ट करने वाले हो पोलर में। ठीक है, तो अब आप लिखोगे कन्वर्ट दिस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स बाय कंसीडरिंग क्या करोगे, x इजिकल टू r cos थीटा एंड y इजिकल टू r sin थीटा। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अच्छा, ये तो कर दोगे, लेकिन अब आप कहोगे कि ठीक है x में r थीटा है, तो dx dy जो कि यहाँ पर यूज हो रहा है, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। क्या आप इसको सीधे लिख सकते हो कि dx dy बराबर dr d थीटा कर दे। भाई कार्टेशियन में x y होता है तो पोलर में r थीटा होगा। अगर ऐसा करने की सोच रहे हो तो ये होगी बहुत बड़ी गलती, क्योंकि यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेथड यूज करेंगे। जैसे जैकोबियन के किस्म का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा हुआ आपने, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट कैसे होता है। एक बॉक्स में हम इसको समझ लेते हैं। देखो, आपके पास dx dy है।
आपको डी आर डी थीटा में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक 4x4 की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। वो मैट्रिक्स ऐसे होती है कि उसका पहला कोऑर्डिनेट होता है, पहला जो टर्म होता है dx बाई डी आर होता है, दूसरा dx बाई डी थीटा होता है, तीसरा dy बाई डेल वाई बाई डेल आर होता है और डेल वाई बाई डेल थीटा होता है। तो उम्मीद है ये समझ रहे होगे, क्योंकि आपको x y से किस में जाना है, r थीटा में। आपके पास यहाँ dx dy है और आप यहाँ पर dr d थीटा भी है, लेकिन सवाल है कि जब ये बदलाव होगा तो क्या इसमें और कुछ भी आएगा, कुछ यहाँ पर और तो नहीं आएगा, सिर्फ 1 ही रहेगा। अगर 1 रहेगा तो इसका मतलब dx dy dr d थीटा के बराबर है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में और कुछ आना है तो वो ये जो आपका मैट्रिक्स है वो बताएगा। तो जरा देखो, x बराबर r cos थीटा है, तो x को r के साथ डिफ्रेंशिएट करो। जैसे x को r के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx डेल एल बाई डेल आर कह रहे हैं, तो ये कितना बच जाएगा, cos थीटा। तो यानी कि बच्चों यहाँ पर आपका पहला टर्म आएगा cos थीटा। ये बहुत बड़ी गलती होती है और ये समझ में नहीं आता बच्चों को, कि लगता है रट लेते हैं कि चलो r थीटा ऐसे होता है, लेकिन क्यों होता है ये जानना जरूरी है। वो जानोगे तो इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम डेल एक्स को थीटा के साथ डिफ्रेंशिएट करें तो r तो वैसे रहेगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन और d थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस r साइन थीटा और d थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा। ऐसे ही dy बाई डी आर करोगे तो dy बाई डी आर करोगे तो बच्चों आ जाएगा साइन थीटा, और dy बाई डी थीटा करोगे तो ये हो जाएगा r cos थीटा डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा r टाइम cos स्क्वायर थीटा और इसका माइनस एक और माइनस प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हो जाएगा r, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा और r कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसका मतलब ये निकल गया, r कहने का मतलब ये है कि dx dy अपॉन डी आर डी थीटा बराबर r होता है। यानी कि अगर आपको dx dy लिखना है तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे, r डी आर इंटू डी थीटा। तो आपको जब डी एक्स डी वाई को कन्वर्ट करना है आर थीटा में तो आप डी आर डी थीटा लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे आर से। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये था 2 टाइम आपका जो डबल इंटीग्रेशन है, और डबल इंटीग्रेशन है आर रीजन के लिए, और एक्स की जगह पर रख दोगे आर कॉस थीटा, वाई की जगह पर रख दोगे आर साइन थीटा, और यहाँ कर दोगे आर डी थीटा डी आर। चलो दोनों रखना चाहो, जो भी रखना चाहो रख लो। अब जरा यहाँ पर देखो, अब हमारा जो रीजन है उसमें आर और थीटा वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, जरा इंटीग्रेशन की लिमिट रख लो। आर की लिमिट होगी 0 से लेकर के a तक। भाई जो सर्किल है इसकी सेंटर है और सेंटर से आगे बढ़ोगे तो a तक तो जा सकते हो, तो r जो है वो 0 से a तक वेरी करेगा। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, थीटा 0 से लेकर के पाई तक वेरी करेगा। तो आपके सवाल में जो हाफ सर्किल बात कही गई वो हाफ सर्किल का मतलब 0 से पाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r टाइम कॉस थीटा साइन थीटा r डी आर डी थीटा। अब ये r और ये वाला r मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम 0 से a और यहाँ लिख दे रहे हैं 0 से पाई, ये हो जाएगा r स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी आर डी थीटा। अब r अलग हो गया है, तो अब जरा देखो इसको। अब हम ये करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए बांट देते हैं, 2 तो ऐसे रहेगा, 0 से लेकर के a कौन है, आर स्क्वायर डी आर कर दो। ऐसे ही 0 से लेकर के पाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा आप कर दो। अब क्या हो जाएगा, अब हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको उसी समय सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से आर क्यूब बाई 3 0 से a, यहाँ क्या क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस का हो जाएगा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से हो जाएगी, 0 से लेकर के पाई तक, इस तरह से। अब आगे करते चले जाते हैं इसको। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि जाएगा 2 टाइम लिमिट रखोगे तो a क्यूब बाई 3 0 रखने पे 0 हो जाएगा, तो इतना रखते हैं। कॉस की वैल्यू क्या है, तो आपको पहले रखना पड़ेगा साइन, आप रखोगे साइन पाई माइनस
कॉस पाई, ऊपर वाली लिमिट रख दी, प्लस माइनस साइन जीरो माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो। ठीक है ना, ये आपके पास एक ये वैल्यू आ गई और एक अगर इसको माइनस अंदर कर दें ये वैल्यू आ गई और ये पूरा हमने रख दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2a³ और साइन पाई जीरो माइनस कॉस पाई -1 माइनस इंटू जीरो -1, कॉस की वैल्यू रखोगे तो 1 हो जाएगा, इसका माइनस इसके आगे रहेगा, साइन जीरो की वैल्यू 0 रहेगी, इस तरह से। तो ये आ गया 2 टाइम a³ और यहाँ आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2, तो 4a³/3। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 4a³/3। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले के प्रश्न पत्र में आया हुआ है, तो इस बार भी आपको ये अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं, और वैसे तो अगर प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपको इसको एक धड़ाधड़ तरीके से लगाते हुए चले जाना है, लेकिन यहाँ हमने कुछ बारीकियों को समझाने का प्रयास किया है, इस वजह से आपको ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम पहुँचते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जस्ट लेट मी सॉल्व अ क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है, बड़ा प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि एक वेक्टर फील्ड दी गई है। वेक्टर फील्ड इज़, कोई वेक्टर फील्ड है मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी जिस फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है एफ की वैल्यू है साइन टाइम वाई आई कैप, वेक्टर है ना, डायरेक्शन होगी, प्लस एक्स टाइम 1 प्लस कॉस वाई, ओके, जे कैप ये है। अच्छा, इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल वेयर सी इज़ द सर्कुलर पाथ। अच्छा, तो आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है। इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर ओवर कर्व सी, और गिवन जो पाथ है वो कैसा है, वो पाथ है x² प्लस y² इज इक्वल टू a। ये एक सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर नहीं है, ये पूरा एक हमारा सर्कुलर पाथ जिसकी बात हो रही है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर एक वेक्टर दिया गया है जिसकी डायरेक्शन दी गई है, आपसे लाइन इंटीग्रल पूछा गया है, और आपको जो पाथ दिया गया है उसको हल करने के लिए वो आपका एक सर्किल है। आप कहोगे सर इसमें ग्रीन थ्योरम की बात कहाँ से आ गई? तो ज़रा बच्चों देखो यहाँ पर ये जो ओवरऑल आपके पास क्वांटिटी दी गई है एफ साइन वाई आई ये सब है, ये एक तरह से हमारी ग्रीन फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रीन फंक्शन का कंडीशन कैसे लिखते हैं? कोई पाथ सी के लिए आप एक फंक्शन ये लिखते हो dx, फिर एक दूसरा फंक्शन साई लिखते हो dy, इसके लिए आप लिखते हो कि पूरे रीजन पर आप लिखोगे डेल फाई बाई डेल एक्स और डेल साई बाई डेल वाई और dx dy। ये तो आप तब करते हो जब आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ दी गई हो, क्वेश्चन आपको ये अलग अलग करके दिया गया, लेकिन इस सवाल में अलग अलग करके नहीं दिया गया, यही सवाल की खूबसूरती है। तो हम देखेंगे कि हम अपने दिए हुए क्वेश्चन को कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जरा देखें क्या है गिवन f इज व्हाट, f इज साइन ऑफ y i कैप प्लस x टाइम 1 प्लस कॉस y दैट इज j कैप, और dr क्या होता है, dr इज इक्वल टू dx i कैप dy j कैप। तो अब अगर हम f डॉट डी आर कर दें तो हमें क्या करना होगा, साइन ऑफ वाई आई प्लस एक्स टाइम 1 प्लस कॉस वाई ऑफ जे डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई और डी वाई जे। अगर डॉट प्रोडक्ट आप ले लोगे तो आई डॉट आई 1 होगा, तो साइन ऑफ वाई इज डी एक्स इंटू डी एक्स, एक्स 1 प्लस
कॉस वाई डी वाई। तो असल में जो एफ डॉट डी आर दिया गया है वो ये है आपका, जो आपको अब निकल के आया है। तो अगर कंटूर इंटीग्रेशन यानी कि पाथ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर दे दिया गया है, तो यानी कि आप लिख सकते हो फॉर पाथ सी साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स टाइम 1 प्लस कॉस वाई डी वाई। अब देखो प्यारो, क्या ये जो आकार दिख रहा है कि सम फंक्शन मल्टीप्लाई बाई डी एक्स सम फंक्शन मल्टीप्लाई बाई डी वाई, क्या ये सम फंक्शन डी एक्स सम फंक्शन डी वाई जैसा नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इट विथ फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, अब हम इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको हम कह दें इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इसको फॉर्म से कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 में जो प्रदर्शित है, तो ये कैसा लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा फाई इज नथिंग बट साइन वाई एंड साई इज नथिंग बट 1 प्लस कॉस वाई। तो अब आपके पास निकालना है डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, आपको निकालना है। तो निकाल लो प्यारो। तो इसको x के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ y माइनस इसको साइन के साथ इंटीग्रेट करोगे, y के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस y, ये आ जाएगा। तो अगर ये देखो कट जाएगा, आपके पास बचेगा 1। सो आपके पास जो कंटूर इंटीग्रेशन है इस पूरे फंक्शन का साइन वाई डी एक्स एक्स टाइम 1 प्लस कॉस वाई डी वाई, कितने किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा पूरे रीजन पर 1 इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है ना। अब इसको हम फिर से पोलर में कन्वर्ट कर लें। अगर पोलर में कन्वर्ट कर लें तो आपका डी एक्स डी वाई क्या हो जाएगा? आर डी थीटा मल्टीप्लाई बाई 1, और लिमिट रेडियस होगा 0 से a तक, क्योंकि सर्किल की बात हो रही है, सर्किल की रेडियस a है 0 से a तक। और थीटा कहाँ से होगा? 0 से 2 पाई तक, क्योंकि अब की बार प्रश्न में हमसे हाफ सर्किल की बात नहीं कही गई है, पूरे सर्कुलर पाथ की बात की गई है। तो पूरा सर्किल जो होता है वो 0 से लेकर के 2 पाई तक आने पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? 0 से a तक आप r को डिफ्रेंशिएट करोगे और 0 से 2 पाई तक आप डी थीटा को इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ से आपके पास बचेगा आर स्क्वायर बटे 2 0 से a तक, और थीटा होगा 0 से 2 पाई तक। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा 2 पाई, तो ये कट जाएगा, हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। और असल में पाई ए स्क्वायर जो होता है वो हमारे सर्किल, एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस a है, उस सर्किल का एरिया होता है। तो इस तरह से हमने कहा कि वेक्टर फील्ड जो हमें दी गई है, इस वेक्टर फील्ड को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे सर्किल पर, तो हमारे पास सर्किल का ही एरिया आ जाएगा। ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आप और भी इसको लगा सकते हैं। तो प्यारों, अब आते हैं अगले स्टेप में, और अगले स्टेप में हम एक और सवाल करेंगे। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सवाल है, ज़रा नोट कर लेते हैं। यूजिंग ग्रीन थ्योरम, तो हमसे सवाल कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे उसी क्रम में, कि यूजिंग ग्रीन थ्योरम क्या करना है? इवेल्युएट यूजिंग ग्रीन थ्योरम इवेल्युएट सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये वेयर सी इज़ द बाउंड्री डिस्क्राइब बाय कंटूर क्लॉकवाइज। अब हमसे कहा गया है क्लॉकवाइज एक कंटूर चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज कंटूर चलेंगे ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पर हमको जो पाथ है वो कैसा दिया गया है? ऑफ ट्राइंगल जिसकी वर्टिसिस जो हैं वो 0 0 है। ठीक है,
1 0 है, बहुत बढ़िया, एंड 1 1 है, इस तरह का है। तो आपको ये जो पूरा दिया गया है इसको एवेलुएट करना है, और शर्त क्या है कि जब हम इसको एवेलुएट करेंगे तो हम जिस पाथ को मानेंगे वो पाथ एक ट्रायंगल का होगा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी बिंदु, जो शीर्ष बिंदु हैं उनके बारे में हमसे बता दिया गया है। देखते हैं, चूँकि यहाँ पर एक्स वाई है तो हमें सिर्फ एक्स वाई प्लेन बनाना है। तो बच्चों ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हमें एक वर्टिस दी गई है 0 0, ठीक है। दूसरी वर्टिस दी गई है 1 0, तो जहाँ 1 है एक्स की वैल्यू ये है, और तीसरी वर्टिस दी गई है 1 1, ठीक है। तो इसको मिलाता हुआ, इन सब को मिलाता हुआ हमारा ट्रायंगल है। तो ये है हमारे पास वो ट्रायंगल जिसके बारे में हमसे कहा जा रहा है, और हम इसी ट्रायंगल पर इस तरह से क्लॉकवाइज अपने पाथ को मान रहे हैं, और इस पाथ पर चलते हुए हमें ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करना है। ठीक है भाई, अप्लाई कर देंगे। तो ग्रीन थ्योरम के लिए अपनी मुख्य शर्त क्या है? मुख्य शर्त यही है कि कंट्रीगेशन फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, इसको आप प्रैक्टिस करते समय बार बार लिखिएगा ताकि ये आपके दिमाग में छप जाए, है ना। भले ही आपको कहते अरे हमें आता है क्या करें, नहीं, यही तो खास बात है। रियाज का मतलब यही होता है, प्रैक्टिस का मतलब यही होता है। जो चीज़ आपको आती है तो ये जानते हुए कि वो आती है, आपको उसको अपने दोहराव में रखना है। इसी को हम रियाज करना कहते हैं। इसी को हम देखें ना, इसको क्या कह सकते हैं, बार बार एक्सपर्टीज़। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपर्टीज़, व्हेन यू आर डूइंग द थिंग जिसके बारे में दुनिया कहती है आपको एक्सपर्ट है, आपको भी लगता है हाँ मैंने सालों से किया, लेकिन फिर भी आप उसको कर रहे हो क्योंकि यू आर अ जीनियस। तो अगर हम कहें तो ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई विथ LHS ऑफ इक्वेशन 1, भाई ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी LHS से अगर तुलना करेंगे तो हमारे पास फाई कितना दिखेगा, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, डी एक्स नहीं रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बस इतना ही रहेगा, कुछ अतिरिक्त नहीं लिख दिया है हमने, नहीं। सो अब आपके पास अब कंडीशन आ गई है, आप उस कंडीशन को उपयोग करिए। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा आपको यानी कि x के साथ डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर का, आपको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर वाई के साथ y का, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हेंस बाय इक्वेशन नंबर 1 से आपके पास जो सवाल दिया गया है कि एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई है, इसको आप कैसे लिख सकते हो कंटूर सी पर, तो आप इसको लिख सकते हो रीजन आर डबल इंटीग्रेशन, चूँकि एरिया की बात हो रही है, ये हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है ना। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, क्योंकि x और y आपस में इंटर रिलेटेड है। इस पर्टिकुलर जगह पर x और y जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। y जो है वो देखो, x तो साफ साफ है, x की तो वैल्यू साफ साफ है कि भाई हम 0 से लेकर के 1 तक है। x की वैल्यू देखो यहाँ पर 0 से 1 तक है। अब ये जो वैल्यू है ये है y इक्वल टू mx। अब यहाँ m की वैल्यू 1 है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल 1 को मिल रहा है, इसका मतलब है ये वैल्यू जो है ये 45 एंगल का होगा, तभी तो ये वैल्यू 1 यहाँ पर 0.1 आएगा। अगर ये कोई और वैल्यू होता तो ये 1 1 ना आता, ये कुछ x की y की वैल्यू कुछ ज़्यादा होती और x की वैल्यू कुछ कम होती। जब इस तरह इस जगह पे होता तो हमारे पास थीटा पता नहीं क्या होता, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, 0 से लेकर 1 1 तक की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है और वो 45 डिग्री की होगी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि y की वैल्यू को y इक्वल टू mx
के फॉर्मूले से हम यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि 0 से लेकर के 1 तक तो x वेरी कर रहा है, ठीक है, और y जो है वो 0 से लेकर के x तक वेरी कर रहा है। y इक्वल टू x है 0 से लेकर y तक, तो आपके पास हो जाएगा 2x x स्क्वायर dx dy। तो अब देखो यहाँ पर आपने 0 से लेकर के 1 तक किसको वेरी करता हुआ दिखाया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ रख दो। 0 से लेकर के x तक कौन वेरी कर रहा है, y। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये y की एक वैल्यू है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है, फिर यहाँ पर भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो जैसे जैसे y चेंज हो रहा है वैसे वैसे x चेंज हो रहा है, तो हमने वही लिखा है। तो इस हिसाब से आपके पास क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 1 तक ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y x0, और ये dx तो इसी का रहेगा ये वाला। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से लेकर के 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। तो ये आ गया आपके पास 0 से लेकर के 1 तक 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना। इस तरह की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 2x क्यूब बाई 3 0 से लेकर के 1 तक माइनस एक्स की पावर 4/4 0 से लेकर के 1 तक, और ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 2/3 और माइनस 1/4। तो क्या हुआ, 4 तियाँ 12, 3 चौक 12, 8, 4 तियाँ 12, 3, तो ये आपके पास आ गया 5/12। तो हमारे पास ये आपका आंसर प्रस्तुत है। तो मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ रहे होंगे कैसे हम ग्रीन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ग्रीन थ्योरम के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेरे ख्याल से इस बार जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन करवाया है वो क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अब हम लोग इसके बाद स्टोक थ्योरम पे जाकर बात करेंगे, इसके बाद हम गॉस थ्योरम की बात करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक थ्योरम, इन 2 थ्योरम की बात कर लेंगे। तो वेक्टर कैलकुलस के लॉन्ग क्वेश्चन करने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो पूरी हो जाएगी, और आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से करना, बहुत स्कोरिंग यूनिट है। इस यूनिट में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है, और आपको ये दृढ़ विश्वास रखना है, निश्चय करके जाना है कि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे हम लोग बात करेंगे लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन यानी स्टोक लॉ की, और फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन यानी कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे।